इसमें देखिए, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियामक कौन करता है? विनियामक मतलब क्या होता है, उसको रेगुलेट कौन करता है, ठीक है ना। विनियामक मतलब होता है रेगुलेट। देखिए, भारत में जो सूक्ष्म वित्त संस्थान हुए, इस टाइप के जो भी संस्थान खुलेंगे, जिसे आप MSME कहते हैं, ठीक है ना, सूक्ष्म संस्थान जैसे संस्था जो खुले हुए हैं, इसको रेगुलेट करने का काम RBI करता है, ठीक है। हाँ, इसको रेगुलेट करने का काम जो है RBI के द्वारा किया जाता है, यह भी चीज़ें ध्यान में रखना है। MSME सूक्ष्म जो है से संबंधित, सूक्ष्म उद्योग से संबंधित ये संस्थान होते हैं, जो कि छोटे छोटे जो उद्योगपति होते हैं, जो छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, इसको रेगुलेट करने का काम RBI करता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप अगर सेबी की बात अगर करते हैं तो सेबी क्या है, सेबी क्या करता है, ये एक प्रतिभूति विनिमयक बोर्ड है। ये क्या करता है, आपके म्यूचुअल फंड का देखरेख जो होता है, एक्सचेंज वगैरह का जो देखरेख होता है, वो सेबी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड जैसे कि आप लगाते हैं ना, कि अभी अगर म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 25 साल के बाद 30 साल के बाद डबल मिलेगा, तो उसकी अगर कोई देख रेख करता है तो वो सेबी करता है। और वहीं पे अगर नाबार्ड की बात अगर करते हैं तो नाबार्ड आपके सार्वजनिक क्षेत्र में जो कृषि से संबंधित जो बैंक वगैरह जो आपको लोन प्रोवाइड करता है, वो कौन करता है, नाबार्ड करता है, ठीक है, नाबार्ड करता है। और इसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, RBI। SBI की बात किया जाए तो सार्वजनिक बैंक है, सबसे ज्यादा भारत में यानी कि विदेशों में सबसे ज्यादा अपनी शाखा खोलने का श्रेय किसे प्राप्त है, SBI को प्रदान है। किसे, SBI का। SBI जिसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये किस बैंक का नया नाम है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक जो था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ कोलकाता, तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक नाम रखा गया था। और उसके बाद जब हमारा भारत आज़ाद 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई, उसके बाद जो है SBI जो नाम दिया गया, ये 1955 में नाम दिया गया, और ये इंपीरियल बैंक का ही एक रूप है, ठीक है ना, उसी का नाम बदल के। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर MSME मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस नाम से महिलाओं के लिए एक उद्यमिता अभियान का शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके शुभ अवसर पर जो आपकी जो MSME मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा, ध्यान में रखिएगा, सामर्थ्य प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। सामर्थ्य प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, जिसके चलते अगर महिलाएं खुद को अगर स्वावलंबन होना चाहती है तो उसके लिए वो इस प्रोग्राम से संबंधित था। दूसरी बात है, निर्भया प्रोग्राम की बात अगर किया जाए तो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित था। अगर सार्वजनिक क्षेत्र पे कोई महिला है तो उसकी सुरक्षा से संबंधित आपका निर्भया कांड 2012 में हुआ था, उसके बाद ये स्टार्ट किया गया था। स्वधार योजना भी महिलाएं से ही संबंधित है, उसी के सुरक्षा वगैरह से संबंधित है। उज्ज्वला योजना, एक उज्ज्वला योजना क्या है, एक उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर से संबंधित है, लेकिन ये दूसरा उज्ज्वला योजना है। ये उज्ज्वला योजना भी महिलाओं से ही संबंधित है, ठीक है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, निर्भया योजना हो, या समर्थ योजना हो, स्वधार योजना, ये सब के सब महिलाओं से ही संबंधित योजना है। लेकिन सामर्थ्य योजना की शुरुआत 8 मार्च को किया गया था 2022 को, ठीक है ना। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि सामर्थ्य योजना की शुरुआत कब की गई, तो 8 मार्च 2022 को की गई थी, यह भी चीजें ध्यान में रखिएगा। निर्भया कांड कब हुआ था, 2012 में हुआ था, और उस टाइम हम 11th में थे, 11th या 12th, 11th में ही थे, उस टाइम जो है कांड हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, तैराकी में ओलंपिक योग्यता समय का रिकॉर्ड तोड़ने वाले भारत के पहले तैराक बन गए, क्योंकि उन्होंने जून 2021 में रोम, इटली सेंट कोली ट्रॉफी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अर्हता अवधि को पूरा किया। ये कौन हो जाएंगे, तो क्या साजन प्रकाश जी, कौन हो जाएंगे ये, साजन प्रकाश। इनको इटली में सेंटे कोली ट्रॉफी में उत्कृष्ट प्रदर्शन मिला था। अच्छा, अगर क्वेश्चंस आ जाए आपसे कि सेंटे कोली ट्रॉफी किससे संबंधित है, तैराकी से संबंधित है, किससे, तैराकी से। अच्छा ये बताइए,
अभी आपके पेरिस ओलंपिक का ध्वजवाहक कौन था? प्रारंभ में स्टार्टिंग जब हुआ था तो उसमें शरद कमल और पीवी सिंधु, और समापन समारोह में कौन थी? PR श्रीजेश और मनु भाकर, ठीक है ना, ये दोनों थी। और आपने कितना मेडल लाया है? 6 मेडल, जिसमें सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा जी के द्वारा लाया गया। दूसरा चीज है, PR श्रीजेश किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, और उसने संन्यास भी ले लिया है ओलंपिक से। हाँ, पैरा ओलंपिक चल रहा है, वह भी पेरिस में ही चल रहा है। हाँ, ये अवनी लेखरा वो पहले ऐसी खिलाड़ी बनी जो पेरिस ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में भी मेडल लाई और टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी मेडल लेके आई थी। 10 मीटर एयर राइफल की शूटिंग करके उन्होंने इस बार भी गोल्ड मेडल जीतने का प्रयास किया। दूसरी बातें ये भी चीज़ें हैं कि 2020 में जो पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें टोटल 19 पदक आपने लिया था, ठीक है ना। अभी पैरा ओलंपिक चल रहा है, अब देखिए कितना पदक आप लाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? किसने किया था? ह्वेनसांग ने किया था। ह्वेनसांग। फाहियान जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। ये आप चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था, और ह्वेनसांग आपके हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था। अच्छा, इब्न बतूता कहाँ का था? ये मोरक्को का था। मोरक्को कहाँ है? अफ्रीका में मोरक्को है। और इब्न बतूता मोरक्को से आया था, और उस टाइम आपके देश में दिल्ली सल्तनत था, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था, मोहम्मद बिन तुगलक था। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक थे। उसी के टाइम पीरियड में इब्न बतूता आए थे, और इनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी जिसका नाम रेहला था। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम रेहला पुस्तक। और यह भी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, इब्न बतूता दिमाग का बहुत शार्प था, बहुत बुद्धिमान था, जिससे प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी की उपाधि दी थी। काजी इसे बनाया गया था दिल्ली सल्तनत में। काजी मतलब क्या होता है? न्याय संबंधी मामले का जो देख रेख होता था उसको दिल्ली सल्तनत में काजी बोला जाता था। हाँ, तो इसीलिए ये भी चीज़ें ध्यान में रखना। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जब फाहियान आया था तो इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की बहुत सारी प्रशंसा की थी, बहुत सारी प्रशस्तियां लिखी थी। इसी को सुधार करने के लिए ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आए थे कि एक्चुअल में भारत की स्थिति ये है या ये झूठ फूस का बोल रहा है, ठीक है। तो उसी की जांच पड़ताल करने के लिए ह्वेनसांग और फाहियान आया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पेनाल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से। पेनाल्टी किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना। गोल, हैट्रिक किससे संबंधित है? हॉकी से, ठीक है ना। तो हॉकी के ही से ही संबंधित आपका गोल है। गोल, हैट्रिक अगर शब्द दे दे, गोल दे दे, हैट्रिक से दे, पेनाल्टी दे दे, ये सब आपके हॉकी से ही संबंधित है। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ खुला है? राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला आपका उड़ीसा में है। भारत का राष्ट्रीय खेल भी ये है, ठीक है। और इस बार हॉकी से ही संबंधित आपके PR श्रीजेश जी थे जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और यह भी चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि उन्होंने पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भी PR श्रीजेश थे। हॉकी के ही जादूगर थे कौन? ध्यानचंद। कौन थे? ध्यानचंद उनका नाम है, ध्यानचंद्र नहीं, ध्यानचंद उनका नाम है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। 29 अगस्त को खेल दिवस था, ठीक है। तो ये भी चीजें ध्यान में रखना। टोटल अगर कोई भी व्यक्ति को अपने 4 साल की, मतलब एक होता है ना असाधारण उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार मिलता है, जिसमें कितना रुपया मिलता है? 25 लाख का पैसा मिलता है। आपका कैसा गया यूपी पुलिस एग्जाम? बढ़िया गया? क्या बोले? अच्छा,
अच्छा अच्छा, कितना कितना 37 जीके था, कितना मारे? अच्छा 356 पूछे तो बताए ही थे। जीके से जितना भी क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया था, वो अगर कोई भी मतलब कि स्टूडेंट अगर सही से, चाहे बिहार पुलिस भी क्यों ना हो, बिहार पुलिस में भी वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आप अगर जीके जीएस की तैयारी सही से कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उसमें कन्फ्यूजन रहती है। अब अगर किसी स्टूडेंट को 352, 56, 60 दे दे तो उसी में कन्फ्यूज कर जाएगा, क्योंकि चारों जो है आपका आर्टिकल इमरजेंसी से ही संबंधित है। अब आपको समझ में आना चाहिए, वैसे ही देता ही है। इसीलिए बोला जाता है कि एग्जाम उसी का निकलता है जो रिवीजन करता है। रिवीजन क्यों बोलता है करने? ताकि आपका कन्फ्यूजन, आप ऑप्शन से खेल सके, तभी। नहीं तो आपको पता है 352, 56, 60 तीनों दे देगा, तीनों इमरजेंसी से संबंधित है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं था? देखिए, कर्नाटक जो संगीत से संबंधित लोगों की बात किया जाए तो MS सुब्बुलक्ष्मी, सुब्रमण्यम भट्टियार और कल्याणी वरदराज, ये तीनों कर्नाटक संगीत से संबंधित थी। लेकिन विष्णु नारायण जो है हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित थे। ये जो थे आपके हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित थे। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना है, हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित थे। मोहिनीअट्टम हिंदी बनाए थे, हिंदी इसका तो इजी आप फिजिकल होगा ना यूपी पुलिस में, पहले एग्जाम उसका फिजिकल है। हाँ हाँ, रिजल्ट के बाद ही उसके बाद फिजिकल है, उसके बाद मेडिकल होगा। नहीं बनाए होंगे तो फिर आएगा ही, वैकेंसी भी तो अच्छा खासा है, और फिर वैकेंसी आने वाली है यूपी पुलिस का। बिहार में भी आने वाला है 20,000 से प्लस पोस्ट, दरोगा भी आएगा और आपका बिहार पुलिस भी आएगा। 20,000 लगभग फिर पोस्ट बिहार पुलिस का आएगा, 2,000 से ज़्यादा पोस्ट आपकी बिहार दरोगा की आएगी, 1100 पोस्ट आपकी BPSC में आएगी, 100 से 200 तक लगभग SSC CGL ASO की वैकेंसी आएगी। वो सब विधानसभा चुनाव, क्या 1,000 आएगा, लेकिन ASO वाला जो पोस्ट होता है ना, उसमें शायद 150 पोस्ट है उसमें। और ये सारा जो प्रक्रिया है, ये सारा विधानसभा चुनाव होने के पहले होगा। अभी देखिए, सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्य के समूह की पहचान करें। देखिए, सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है। ये आपकी नर्मदा नदी पे है। और नर्मदा नदी की बात अगर करते हैं तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? कल ही बताए थे, अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक की पहाड़ी जो है, ये है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और अगर क्वेश्चंस आप अगर देखिएगा तो नर्मदा नदी जो निकलती है वो आपका मध्य प्रदेश से भी, गुजरात से, महाराष्ट्र से, ये तीनों राज्य से वो निकलते हुए ये आपकी अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक नहीं होगा यहाँ पे, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, यही वाला इसका आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश और गुजरात और एक राजस्थान है, जहाँ पे सरदार सरोवर परियोजना से जो है वहाँ पे पानी वगैरह वो लेता है। ये सारे राज्य हैं जो कि करता है। तो कभी कभी यहाँ से भी ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पे चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? देखिए, गरीबी से पहले या मतलब स्वतंत्रता से पहले 1947 से पहले दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, जिसे लिखा गया था पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्हीं की पुस्तक का नाम था पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
ये जो है आपकी यही पुस्तक था, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इन्हीं पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले उन्होंने भारत में गरीबी होने का जिक्र किया था। और उस टाइम दादा भाई नौरोजी ने ही, याद रखिएगा, धन का निष्कासन सिद्धांत भी दिया था। अगर कभी भी आ जाए धन का निष्कासन, धन का निष्कासन अगर थ्योरी की बात अगर आ जाए कि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपके दादा भाई नौरोजी ही थे। दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी ये रह चुके थे। और सबसे पहले ये पारसी नेता थे जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन की भी उपाधि दी गई है, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन की भी उपाधि दिया गया है। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना है। दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, तो इनके बारे में कभी कभी पूछ लेता है। धन का निष्कासन सिद्धांत, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी नरम दल से संबंधित नेता थे, ठीक है ना। नरम दल और गरम दल 2 गुट था, जिसमें से कि आपको ध्यान में रखना है। आगे यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, नाग पंचमी कब मनाया जाता है? सावन में ही मनाया जाता है। नाग पंचमी आपका सावन में ही शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, नाग पंचमी, जो कि नाग देवता को समर्पित ये त्योहार है। सीपी एल्बर्ट निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद की विधि सदस्य थी? एल्बर्ट बिल, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, एल्बर्ट बिल की बात अगर किया जाए, एल्बर्ट बिल जो है आपका एल्बर्ट बिल आया कब था? 1883 ईस्वी में आया था एल्बर्ट बिल, जो कि लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में एल्बर्ट बिल आया था। और एल्बर्ट बिल हुआ था कि अगर कोई यूरोपीय लोगों का कोई अगर कानून हो तो उसमें भारतीय लोग भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। इसी से संबंधित आपका एल्बर्ट बिल आया था 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। लॉर्ड रिपन को भी स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन जो है आपके स्थानीय स्वशासन के अध्यक्ष है। लिटन बहुत बदमाश था, अध्यक्ष, ठीक है। और ये जो आपके लॉर्ड लिटन थे, इनके टाइम पीरियड में याद में रखिएगा 1878 में इसने क्या लाया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन्हीं के टाइम पीरियड पे लाया गया था, जो कि प्रेस से सेंसरशिप लगाने से संबंधित था। लॉर्ड लिटन के द्वारा जो 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था, इसी को रद्द करने का काम लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। जब वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जब लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, इनका कहना यह था कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी अगर भारतीय या कोई भी लोग प्रेस यानी कि पत्रिका अगर छापता है तो वो पत्रिका इंग्लिश भाषा में होनी चाहिए। दूसरा ये चीज़ था कि आप ब्रिटिशर्स की बुराई नहीं कर सकते उसमें। अगर करते हैं, ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो आप पे सेंसरशिप अर्थात आपकी पत्रिका को बैन कर दिया जाएगा, जिसके चलते वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया। और इनकी चपेट में ये विद्याधर कौन थे जो विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ कानून लाए हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक पत्रिका थी जिसका नाम था सोम प्रकाश। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के चपेट में सोम प्रकाश आया था, जो कि उनको बंद करना पड़ गया। दूसरी चीज है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जब आया तो अमृत जो है बाजार पत्रिका जो थी आपकी, ठीक है ना, शिशिर कुमार घोष जी की वो पत्रिका थी जो हिंदी में, जो बंगाली और हिंदी भाषा में निकलती थी, वह रातों रात इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट हो गई थी, ठीक है ना। अमृत बाजार पत्रिका जो थी शिशिर कुमार घोष की, यह भी चीजें ध्यान में रखना है। और उसके बाद लॉर्ड रिपन के ही टाइम पीरियड में सबसे पहली बार 1881 ईस्वी में कारखाना अधिनियम आया था, ठीक है ना। क्या आया था? कारखाना अधिनियम। और लॉर्ड रिपन के ही टाइम पीरियड में सबसे पहली बार नियमित जनगणना भी करवाई गई थी, यह भी चीजें ध्यान में रखना है 1881 ईस्वी से। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले जनगणना कब की गई थी, तो लॉर्ड मेयो 1872 में। लेकिन नियमित जनगणना की बात आ जाएगा तो 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन है बंगाल का विभाजन। बंगाल, आज जो आप बंगाल देख रहे हैं, बांग्लादेश जिसे आप बोलते हैं, बांग्लादेश जो देखते हैं वो पूर्वी पाकिस्तान का पार्ट है कि पश्चिमी पाकिस्तान का? पूर्वी पाकिस्तान का पार्ट है।
पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पे 25 मार्च 1971 को कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन सर्चलाइट। ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया गया था 25 मार्च 1971 ईस्वी को पूर्वी पाकिस्तान पे, जिसके बाद पाकिस्तान जो बांग्लादेश वाला जो पार्ट है, पूर्वी पाकिस्तान वाला जो पार्ट है, उसने क्या किया 26 मार्च 1971 को खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और नवंबर 1971 को पाकिस्तान जो है पूर्वी पाकिस्तान वाला क्षेत्र छोड़ के चला गया। ठीक है, ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना। तो 1971 में बांग्लादेश आपका क्या हुआ है? स्वतंत्र हुआ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्पेनोप्सिडा का एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन सा है जिसमें एक भूमिगत, वो धीरे धीरे बढ़ने वाला और बारहमासी प्रकंद होता है जो हवाई के साथ साथ भूमिगत शाखाएं भी देती है। ये जो है आपके लता जैसी भूमि से सटा हुआ ये पेड़ मतलब कि पौधा होती है जिसको इक्विसेटम कहते हैं। इक्विसेटम ये कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से झारखंड की संस्थाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? झीका दशाई किया जाता है। निम्नलिखित में से झारखंड की संस्थाल जनजाति, अच्छा झारखंड में संस्थाल जनजाति जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? संस्थाल उड़ीसा में भी पाया जाता है, झारखंड में भी पाया जाता है। ठीक है, अच्छा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी कौन सी जनजाति? गोंड। सबसे गोंड, भील, सबसे ज्यादा भील, दूसरे नंबर पे गोंड, तीसरे नंबर पे संस्थाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जो आपकी जनजाति है वो भील है, उसके बाद आपका गोंड है, सेकेंड नंबर पे आपका संस्थाल है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रुप डी में भी एक बार पूछा था। सबसे ज्यादा भील, उसके बाद आपका गोंड है और नंबर 3 में आपका संस्थाल है। संस्थाल गोंड जनजाति सबसे ज्यादा एमपी में पाया जाता है। मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा गोंड आपकी एमपी में भी पाया जाता है, भील भी आपका एमपी में पाया जाता है सबसे ज्यादा एमपी में, और गोंड आपका पता है बिहार में भी पाया जाता है। बिहार का सासाराम वाला क्षेत्र आप गए हैं, सासाराम में आपको गोंड जनजाति आपको देखने को मिलेगा, गोंड उधर भी आपको देखने को मिलेगा। बिहार में भी आपको कई क्षेत्र में गोंड जनजाति देखने को मिलेगा। संस्थाल जनजाति आपका झारखंड उड़ीसा में ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, क्या? हाँ, और ये इसी के द्वारा झीका दसाई किया जाता है। ठीक है, घूमर कहाँ का है? और ये भांगड़ा कहाँ का है? भांगड़ा कोली महाराष्ट्र। और ये पोला त्योहार कहाँ मनाया जाता है? पोला महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और लोसर कहाँ मनाया जाता है? लोसर सिक्किम में, लोसांग लद्दाख में। पुष्कर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पुष्कर महोत्सव, पुष्कर मेला राजस्थान में, पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर में। ठीक है, दोनों मेला लगता है राजस्थान में। देखिए स्तंभ 1 को 2 से मिलान करिए, 1 को 2 से मिलाइए। कल ही बताए थे कि अन्नामलाई की पहाड़ी आपको केरल से संबंधित है। अन्नामलाई की पहाड़ी आपका केरल तमिलनाडु से संबंधित था। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची पर्वत कौन है? अनायमुड़ी। इसी की सबसे ऊंची पर्वत यादें नहीं है, पढ़ने से क्या होता है? अनायमुड़ी सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? अनायमुड़ी, जो वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची पर्वत है। इसकी हाइट की बात अगर किया जाए तो 2695 इसका हाइट है मीटर, मतलब 2695 मीटर इसकी हाइट है अन्नामलाई। ठीक है, और अन्नामलाई के पहाड़ी पे अनायमुड़ी है। और आपका जो अनायमुड़ी पर्वत है वो केरल में ही है। मेघालय की बात करते हैं तो मेघालय में आपको गारो खासी जयंतिया है। गारो आ जाती है, फिर आपकी खासी है और फिर आपकी जयंतिया है। जयंतिया, ये तीनों के तीनों आपके प्रायद्वीपीय भाग का पार्ट है। मिजोरम में आपके मिजो हिल्स, लुसाई हिल्स आपकी कहाँ पे है? तो मिजोरम में है। ठीक है, ब्लू माउंटेन की अगर बात किया जाए तो मणिपुर में है। सारामाटी और नागा हिल्स की बात किया जाए तो नागालैंड में है। कांगटो पर्वत और अबोर मिशमी मिडी की बात किया जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, ये भी चीजें ध्यान में। नंदा देवी पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में। अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में। गौरी शंकर को उत्तराखंड में दीजिएगा।
त्रिशूल को कहाँ दीजिएगा? हाँ, उत्तराखंड त्रिशूल। और धौलावीरा कहाँ है? धौलाधर रेंज नहीं, धौलाधर रेंज देख रहे हैं। धौलाधर रेंज उत्तराखंड में, धौलाधर रेंज हिमाचल प्रदेश में है। किस हिमालय का पार्ट? लेसर हिमालय का। पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर। किस हिमालय का पार्ट? अरे वो भी लेसरे का है। और अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि हिमालय का रीजनल डिवीजन किनके द्वारा किया गया है, कौन से ऐसे ज्योग्राफर थे जिसका क्षेत्रीय विभाजन किया गया नदियों के आधार पर? ऑप्शन आएगा तो मार दे। कल ही बताए, नहीं याद है? यहीं रह गए 10 बजे। 10 बजे तक यहीं थे। 10:30 बजे रात तक यहाँ क्लास हुई। कौन ले रहे थे? उसको तो उसी टाइम बुखार लग रहा था। सर सिडनी बुरान महोदय के द्वारा। सर सिडनी बुरान महोदय के द्वारा जो हिमालय का विभाजन किया गया, उसमें सबसे लंबा वाला हिमालय कौन सा है? नेपाल 800 किलोमीटर। और सबसे छोटा कौन है? कुमाऊं। अच्छा ये बताइए, केटू जो आपकी पर्वत श्रृंखला, केटू जो पर्वत है पीओके वाले क्षेत्र में, वो आपका किस हिमालय का पार्ट है? पंजाब का, कुमाऊं का, नेपाल का या असम का? पंजाब हिमालय का। और आपका नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, ये किस हिमालय का है? कुमाऊं का है, कुमाऊं वाला। और माउंट एवरेस्ट किसका है? नेपाल हिमालय का पार्ट है। नेपाल हिमालय का। हाँ, अरे महान नेपाल वही। आगे देखिए, मैंने रीजनल डिवीजन से पूछ रहा था, दोनों से कभी कभी पूछ देता है। यहाँ पे देखिए, ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है? एलपीजी, क्लोरोफॉर्म, ब्यूटेन या लाफिंग गैस? क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट देखिए, 1973 में भारत में ब्रिटिश मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? फेमा, FRBM या सरफेसी या पेत्रा? 1973 इसमें भारत में ब्रिटिश मुद्रा, 1973 में जो भारत में जो फॉरेन करेंसी था। अच्छा, अभी अगर बात किया जाए कि फॉरेन करेंसी जो है वो उसको एक्सचेंज कौन करता है? अभी RBI करता है। और अगर आपको अभी जस्ट आपको बताए थे कि ये बताइए कि सेबी एक वैधानिक निकाय है कि संवैधानिक निकाय है? संविधान में उसका चर्चा नहीं है, तो वह एक वैधानिक निकाय है। और नीति आयोग कैसा है? संविधान में नीति आयोग वैधानिक निकाय है कि गैर संवैधानिक? गैर संवैधानिक। क्यों? क्योंकि संविधान में उसका चर्चा नहीं है। नीति आयोग क्या काम करता है? ये थिंक टैंक है। काम क्या करता है? तो क्या क्या चीज? ये जो है भारत सरकार का एक सलाहकारी संस्था है जो भारत के विकासात्मक कार्यों में उसको क्या करता है? सलाह देता है। ठीक है, कि भाई साहब आप ये काम करिए तो भारत का विकास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो 1973 में जो भारत में ब्रिटिश मुद्रा विनियमित करना मतलब क्या होता है? रेगुलेट करना। रेगुलेट करने का जो काम किया था वो फेमा के द्वारा किया गया था, फेमा के द्वारा। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन देता है इसमें? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? 42वां। अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। वर्तमान में 1976 में आया कितना था? 10। अच्छा, 11वां कब आया? 2002 में। किस संविधान संशोधन के तहत? 86वां संविधान संशोधन के तहत। एक बार क्वेश्चन दिया था कि निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? सभ्य 86वां था, 46वां था, 66वां था, 16वां था, ऐसे करके ऑप्शन देता है।
अब सोचिएगा कि जहाँ 6 रहेंगे मार देंगे, तो सभ्य में 6 है, कैसे मारिएगा? इसीलिए उसको याद करना पड़ता है। तो अच्छा, 42वां संविधान संशोधन के तहत 42वां संविधान संशोधन जो 1976 है, इसमें हमारे संविधान में बहुत मात्रा में संशोधन किया गया था, जिसके लिए आप इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। किसको? इसको। दूसरी चीज है, इसी संशोधन के तहत प्रस्तावना में भी पहली बार संशोधन किया गया था। किसमें किया गया था? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में एक ही बार अभी तक में संशोधन हुआ, जो कि 42वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था, इसी संशोधन के तहत, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है ना? क्या शब्द जोड़े गए थे? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे आपके कब? 42वां संविधान संशोधन के टाइम पीरियड में ही। एक बार क्वेश्चन आया था कि अच्छा ये बताइए कि जिस टाइम आपका संविधान लागू हुआ था, क्या उस टाइम आपके संविधान में समाजवाद शब्द की चर्चा थी? कैसे नहीं थी? समाजवाद शब्द का चर्चा आपके डीपीएसपी में भी है। इसीलिए जब आपका संविधान लागू हुआ था उस टाइम भी समाजवाद शब्द की चर्चा थी। प्रस्तावना में अभी ऐड हुआ 1976 में, लेकिन इसके पहले डीपीएसपी में भी था समाजवाद शब्द। हाँ, प्रस्तावना में नहीं था। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि क्या प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को ऐड होने से पहले क्या संविधान में किसी भी प्रावधान में समाजवाद शब्द का था, तो बिल्कुल था, डीपीएसपी में था। ठीक है, तो ये भी चीज है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ था, और इसी के तहत क्या हुआ था, आपका जो एक मौलिक अधिकार जिसे संपत्ति का अधिकार बोलते हैं, उसे हटा के एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था। यह भी चीजें ध्यान में रखना। 52वां संविधान संशोधन जो 1985 हुआ था, इसमें 10वां अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि दल बदल कानून से संबंधित था। यानी कि नेता लीडर जो अपना इधर से उधर करते रहता है, उसी पे रोक लगाने के लिए यह किया गया था। आगे यहाँ पे देखिए, श्री सागर कैलाश ओवलकर निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया? मलखंभ है ये, मलखंभ से संबंधित ये है। मलखंभ है, ये एक खेल है। मलखंभ खेल किससे संबंधित है? मलखंभ है, और ये भी एक दौड़ धूप से संबंधित खेल है। आगे देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका राइबोसोम, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है? राइबोसोम। थॉमस कब किससे संबंधित है? 2 साल में एक बार होता है, यह भी चीजें ध्यान में रखना। 2 साल एक बार में। थॉमस कब किस खेल से संबंधित है? पृथ्वी के आंतरिक उष्मा इंजन। अच्छा देखिए, हम पहले ही बताए थे कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है? मैग्मा है। क्या है? मैग्मा। और ये मैग्मा क्या होती है? इसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है, इसका तापमान, ये बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ होती है, और इसका जो तापमान जो बढ़ता है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण बढ़ता है। इसका जो तापमान होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कारण होता है। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। रेडियो, यहाँ पे देखिए, रेडियो जनित उष्मा और प्रारंभिक उष्मा, ज्वालामुखी उष्मा और उष्मा, सौर उष्मा और महासागरीय, यहाँ पे हो जाएगा उष्मा महासागरीय। जो ये रेडियो जनित उष्मा और प्रारंभिक उष्मा के लिए जो है मैग्मा का टेम्परेचर कम होता है। अर्थात एक ज्योग्राफर थे जिन्होंने यह देखा कि मैग्मा में रेडियो एक्टिव नामक एक एलिमेंट पाया जाता है, जिसके कारण जो है मैग्मा का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्रेशर बढ़ती है, उसके बाद ही ये मान लीजिए यहाँ की परत को निकाल के बाहर निकलता है तो ऊपर में ज्वालामुखी का रूप लेते हैं। और यही मैग्मा जब ऊपर पृथ्वी के ऊपर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। और जब भी ज्वालामुखी आता है तो सबसे ज्यादा जलवाष्प होता है, जो कि आपके वायुमंडल में। वायुमंडल किन 3 चीजों से मिला के बना हुआ है? किन 3 चीजों से? धूलकण, जलवाष्प और गैस। अच्छा, हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस की मात्रा कौन सी है? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों ज्यादा है? देखने के लिए क्या निम्नलिखित में से कौन द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
डॉक्टर भीमराव, अच्छा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ये बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कब बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किए थे? 1932 में नहीं, 1932 में महात्मा गांधी ने हरिजन संघ सभा की स्थापना किए थे। 1924, ये 1924 ईस्वी में किए थे बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना। कब किए थे? 1924 ईस्वी में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 ईस्वी में किया गया था। ये भी चीजें ध्यान में रखना। अच्छा ये बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन वो व्यक्ति थे जो 3 गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव। स्टैचू ऑफ नॉलेज इन्हीं के नाम पे कहाँ पे है? लातूर में, महाराष्ट्र के लातूर में। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? कहाँ? केवड़िया में। कहाँ है केवड़िया? नर्मदा जिले में है। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? हैदराबाद में। ये किनके नाम पे बनाया गया था? रामानुजाचार्य, जो भक्ति आंदोलन से संबंधित थे, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की मूर्ति का अनावरण किया गया था हैदराबाद में। ठीक है, और ये भी चीजें, भगवान शिव की मूर्ति कहाँ है? अच्छा बिहार में सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनने वाला है? सबसे बड़ा रामायण मंदिर पश्चिम चंपारण के पूर्वी चंपारण? पूर्वी चंपारण में। जाइए कभी। निम्नलिखित में से कौन, ये तो हो गया। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव जी ने अपनी मतलब मां के नाम पर विजयनगर के समीप नगरपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। उनकी मां के नाम पे किया गया था। उनकी माता के नाम पे। प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना श्रुति बंदोपाध्याय की उपलब्धियां के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। उन्हें वर्ष 2020 के लिए पद्म विभूषण मिला है। उन्हें वर्ष 2020 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। उन्हें वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री मिला। उन्हें वर्ष 2020 के लिए कालिदास सम्मान मिला। उन्हें कालिदास सम्मान दिया गया था। देखिएगा पद्म। अच्छा ये बताइए, इस बार पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिला? 132 लोगों को। पद्म पुरस्कार टोटल कितने श्रेणियां में दी जाती है? 3 श्रेणी में, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 के लमसम। और भारत रत्न इस बार कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को। पहला कौन है? 5 लोगों का नाम बताइए। एगो कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव 5 ऐसे व्यक्ति थे। अच्छा अभी तक में इतिहास में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न मिला था? 2024 छोड़ के अभी तक में 2-3 ही लोगों को मिलता था। प्रावधान भी यही था। भारत रत्न के बारे में आप देखिए, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी जी ने 5 लोगों की घोषणा की थी, 2 लोगों को अलग से उन्होंने जोड़ा था। ठीक है, क्या भारत रत्न या पद्म पुरस्कार में पैसा कौड़ी भी मिलता है? नहीं मिलता। सिर्फ एक चादर, नील कमल का जो है आपका चिन्ह मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है। कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ आपको पद चिन्ह मिलता है, कमल का फूल मिलता है, हाँ, और पीपल का पत्ता मिलता है। ये एक सम्मान है। भारत रत्न पुरस्कार, जो व्यक्ति का निधन भी होगा ना तो उसके लिए शोक मनाता है पूरा भारत। ये एक आपके लिए सम्मान है। नहीं तो कितना मर रहा है, किसके लिए शोक मनाता है? ये एक सम्मान है जो कि भारत के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण। बंद कर दीजिए सूरज।